नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर संजीव जी। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा। नमस्कार सर। और नमस्कार। मेरे सभी व्यूअर्स को भी सादर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सर? एकदम अच्छा सब, भगवान शिव की कृपा है। बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपका बचपन, आपका परिवार, आपकी एजुकेशन थोड़ा सा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सर, मैं वैसे तो बहुत मामूली इंसान हूँ और एक मध्य वर्गीय व्यापारी परिवार की संतान हूँ मैं। मेरे पिताजी का काम मेरठ के अंदर दरियों का और सूत का होता था, जो सूट्स अभी का? भी चला आ रहा है। सूत यानी कि यार्न। अच्छा, यान का, ओके। और हमारे यहाँ दरियाँ बनती थी, आज भी बनती हैं। आज वो लोग सब बड़े भाई लोग देखते हैं जो मुझसे बहुत छोटे हैं। और मैं धर्म के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। पहले ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में काम तब से करता हूँ जब मेरठ के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, फेंचुई का जमाना था। अच्छा। पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और शुरू से पढ़ाई के अंदर थोड़ा ठीक ठाक रहा। एक क्रिकेटर के तौर पे और एक एजुकेशन के तौर पे अच्छी पढ़ाई कर पाया मैं। और जो मैं अपने क्षेत्र में आया या अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया, उसके अंदर एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ घटी कि मेरी माताजी को ट्यूमर हो गया था और मेरठ में उस समय डॉक्टर बहुत कम होते थे। मेरे जो ताऊजी हैं पंडित अमरनाथ गोयल, बनियों में उनके नाम के आगे पंडित शब्द लिखता है तो आप समझते होंगे कि उनका क्या वैल्यू थी उनकी। बस तो। वो एक ज्योतिषाचार्य थे। मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि भाई देखो, हमारी श्रीमती जी का इलाज डॉक्टर ए एन नागर ने नहीं किया, उन्होंने मने कर दिया। तो ताऊजी बोले कि भाई चलो सुबह चलते हैं। हम उस समय बच्चे थे, 10-11 साल के या 12 साल के रहे होंगे। तो हम भी पीछे पीछे साइकिल पे बैठ के पिताजी और ताऊजी के साथ चले गए। देखा तो डॉक्टर साहब उस समय दाढ़ी बना रहे थे, नेकर पहन रखा था। डॉक्टर साहब भग के आए और ताऊजी के पैर छुए। हमें लगा कि पता नहीं ऐसी क्या खास बात है जो ताऊजी के पैर छुए, क्योंकि हमारे पिताजी और ताऊजी कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। पिताजी का नाम ज्यादा बड़ा था क्योंकि व्यापारी थे और ताऊजी एक पंडित थे, यानी कि एक पंडित है। ज्योतिषी थे। लेकिन जब हमने 2-3 दिन बाद उन्हें ताऊजी के पास देखा तो हमने समझा कि ज्योतिष में बहुत जान है। और नागर साहब जो हैं, डॉक्टर ए एम नागर, जो मेरठ के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर और सर्जन होते थे, उन्होंने ताऊजी को बहुत सम्मान दिया और हमारी माताजी का ऑपरेशन 2 दिन बाद ही कर दिया और हमारी माताजी बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारे दिल के ऊपर एक असर आया कि ज्योतिष में बहुत कुछ है, अगर पोटेंसी, अगर हम लोग इसको बहुत ईमानदारी और समझदारी से करें तो। बच्चे थे तो चुप होकर बैठ गए क्योंकि हमारे ताऊजी बहुत गुस्से वाले थे। पढ़ाई में लगे रहे, पढ़ते रहे। फिर एक दिन हम अपने पिताजी से बोले, जी हमें भी ज्योतिष सीखना है। बोले यार तू नहीं झेल पाएगा, बहुत तो गर्म तबीयत के आदमी है, तुझे गाली वाली रोज बकेंगे, तू झेलेगा नहीं, लड़ झगड़ा और हो जाएगा परिवार में। मगर हमें भी जिद थी कि नहीं नहीं, इसमें कुछ है पोटेंसी, इसको अब सीखना चाहिए। हम्म। हम स्कूल जाते थे, डीएन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहां से आते थे 12, 12:30, 1 बजे। खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम को 4 बजे ताऊजी बैठते थे मंदिर में। सत्यनारायण भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है मेरठ में, उसी में बैठते थे वे। तो हम उनके पास वहां बैठने लगे जाके। शुरू में उनका पानी भरा, उनकी चिलम भरी, उनकी गाली सुनी। लेकिन हमें भी एक जनून था कि नहीं नहीं, सीखेंगे जरूर। वहां से हमारी ज्योतिष की यात्रा शुरू हुई। हम्म। पढ़ाई में ठीक थे तो डीएन कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट किया, आगे की पढ़ाई की और एक सिविल इंजीनियर बन गए। ये हमारी शुरुआत थी जीवन की। और भाई उसके बहन बाद कितने हैं हमारी सर? वहीं हाइडल में नौकरी लग गई, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और हम लोग अपना 21 साल के होते होते सरकारी नौकरी में चले गए और अफसर बन गए। तो ये हमारी शुरुआत थी सर। एंड भाई बहन कितने हैं सर? हम लोग 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे छोटी एक बहन है सीमा अग्रवाल, जिला बुलंदशहर ब्याही है। उससे छोटे मेरे भाई हैं। और सब में छोटी एक बहन है जो मेरठ के अंदर ही उसका विवाह हुआ है। उसकी बिटिया चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक भाई का बेटा चार्टर, वो उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक व्यापारी है। एक की बिटिया जो है वो इंजीनियरिंग कर रही है आईटी में।
और एक अपने पिताजी के साथ दुकान पे बैठता है। तो जब आपने ज्योतिष का अपने फादर से बोला, निर्णय लिया, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पे? नहीं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, उनको तो अपने काम से मतलब था। मेरे 2 वक्त पे भोजन दुकान पे दे आओ, मैं कहीं जाना है थोड़ी देर दुकान पे बैठ जाओ, उन्हें इसके अलावा और कोई मतलब नहीं था साहब। अच्छा, कि आपका कैरियर क्या होगा, आप किस लाइन में जाना, उनको इससे कोई मतलब होने उन्हें से? इससे नहीं, उनका तो ये था कि लाला बने दुकान पे बैठे, उनका तो ये मतलब था बस। ठीक है। जब आप ताऊ जी के पास पहली बार गए और आपने पहली बार अपनी मंशा जाहिर की कि मैं इस पर्पज से आया हूं, तो उनका क्या रिएक्शन था? साहब मैंने तो उन्हें 2 महीने बाद बताई मेरी मंशा क्या है। 2 महीने तक तो मैं उनके चेहरे को देखता रहता था, बैठा रहता था। नहीं, पर डेली जाते थे तो कुछ तो पूछते होंगे वो कि क्यों आता है डेली, क्या रीजन है? ना, ताऊ जी थे तो क्या पूछते मुझसे? अच्छा। कुछ नहीं पूछा साहब। जरा पानी भर ले, जरा चाय कहिया, ताई से चाय ले आ, चाय पिला दे। ये काम था, जैसे एक नौकर करता है वही काम मैंने किया साहब, उनके दिल में जगह बनाने के लिए। और 2 महीने बाद फिर जब आपने जब पहली बार बोला कि मुझे सीखना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा भी तू यहाँ पे आता क्यों है? हाँ। तो मैंने कहा कि मेरा मन ये है कि मैं आपके चरणों में बैठ के ज्योतिष सीखूं। बोले भी तू मेरे से बटरिंग कर रहा है, तेरा मतलब ही ज्योतिष सीखने का है। हम्म। तो वहां से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया। पहले तो उनकी गालियां खाई, और गालियां भी कैसी थी भाई साहब, बनियों के घर में ऐसी गालियां होती नहीं जैसी गालियां मैंने उनके घर में खाई। हम्म। उनके मतलब उनके मुखारबिंद से गालियां खाई। और हम्म। शायद वही जगह थी जहां से मैं ऊपर उठ पाया। हम्म। जी। ये मेरी स्थिति थी साहब। धीरे धीरे मैं उनसे ज्योतिष सीखने लगा। जो इसकी चौपाई थी वो बनाने लगा। 12 ग्रह को 7 ग्रह, 2 उपग्रह, और 3 खाने 4 खाने, और यानी कि 12 के 12 खानों को मैंने सीखा उनसे। कुंडली बनाना सीखा, हाथ से कुंडली बनाना सीखा। साथ में गाली का समावेश समावेश भी किया। लेकिन 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे ताऊजी हैं वो मेरे आश्रित हो गए हैं, क्योंकि वो अब काम कम करने लगे थे और मुझे काम ज्यादा देने लगे थे। तो मैं अगर कहीं न कभी नहीं जाता था तो वो सड़क पे से खड़े होकर गाली दे के मुझे बुलाते थे, बे आया नहीं भी तू, आ चल बैठ। तो धीरे धीरे लोगों को मेरा एटीट्यूड पसंद आने लगा, क्योंकि ताऊ जी तो सबसे गर्म मिजाजी से बात करते थे, मैं थोड़े ठंडेपन से बात करता था। क्योंकि हम्म। 13 साल का बच्चा क्या होता है ये तो आप भी समझते हैं सही बात सर। है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो और आपको उस ये भी जमाने मालूम में कि तो 13 साल पहले का मतलब 52 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय तो बच्चे बोलना भी नहीं जानते थे हाँ, साहब। आजकल के 13 साल तो बच्चे चलो एडवांस है, लेकिन उस समय तो बोलना भी नहीं जानते थे। नेकर पहनता था साहब पट्टे का उस समय में। जी जी जी। तो 14 साल तक आपने मतलब कुंडली बनाना सीख लिया था, 14-15 साल तक? 13 साल, 1 साल के अंदर साहब। 1 साल के अंदर? जी, 10 महीने में मैंने कुंडली बनाना सीख लिया था साहब। अगर आपसे ये पूछूं कि आपने अपनी पहली प्रिडिक्शन कब की, तो कुछ आइडिया है, आपको याद है? मैं लगभग 16 वर्ष की अवस्था में। सबसे पहली जो आपने प्रोफेशनल प्रिडिक्शन की होगी? प्रोफेशनल जो मैंने प्रोटेक्शन की, इंदिरा गांधी का चुनाव चल रहा था साहब। और मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, हिंदुस्तान पेपर उस समय मेरठ के अंदर आता था साहब, जी पंजाब केसरी, जी। हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मेरठ में आते थे। तो एक हम्म। पत्रकार ने ताऊ जी के पास बैठ के मुझसे पूछा, तुम्हारी क्या प्रोटेक्शन कहती है? हम्म। लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था। मैंने कहा था, हम्म। मैंने देखो उनका मर्डर हुआ है, और हम्म। देखो इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। मगर बहुत कांग्रेस का बड़ा बेहयापन है कि इतने बड़ा आदमी की डेथ हुई है और कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री बनने वाली है उनके चेहरे पे हंसी है। हम्म। उस समय टीवी का जमाना नहीं था, सब अखबार के अंदर ही फोटो आते थे, वही देखते थे सब। सही बात है। तो आपकी प्रिडिक्शन सच सच साबित हुई? मेरी प्रोटेक्शन क्या, वो तो उस समय तो कोई बच्चा भी बोल देता इंदिरा जी आ रही हैं तो वही सच साबित होता साहब, क्योंकि विपक्ष तो था ही नहीं। जी 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 जी। विपक्ष के मामले में तो मात्र मुरारजी देसाई थोड़ा सा चंद्र चरण सिंह थे, या फिर हरियाणा के लोग थे, सिविल देवीलाल वगैरह। जब आपने गवर्नमेंट में अप्लाई किया, सिविल इंजीनियर बने, तो सिविल इंजीनियर होते हुए और अध्यात्म की यात्रा, इन दोनों को कैसे बैलेंस किया? सर बिल्कुल मुझको पता ही नहीं मैं कैसे बन गया। मैं एक्चुअली में किसी काम से मुंबई गया था साहब। उस समय मुंबई के अंदर समुद्र पे ट्रेन के पुल का निर्माण चल रहा था। हम्म। तो वहां पर कुछ लोग थे जो इंजीनियर थे और साउथ इंडियंस थे, वो बोले कि यार इसका ना वास्तु के हिसाब से इसको कराना चाहिए। हम्म।
मैं उनके खिलाफ खड़ा हो गया। मैंने कि अगर आप इस पुल को जिग जैग बनाएं, हल्का सा घुमाव देके, तो ये पानी में टिका रहेगा हमेशा। हम्म। और ये मैंने सीखा था, एक साउथ में बना था ऐसा ही समुद्र के किनारे पे पुल, जिसको हम्म। कंपनिंग ब्रिज बोला जाता है शायद, जो उधर जाता है, अपना रामेश्वरम जाता है। राइट। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा इसको अगर जिग जैग बनाया जाए, यानी घुमावदार बनाया जाए, तो ये पुल हमेशा टिका रहेगा। जी। तो मेरी बात को वहां के चीफ इंजीनियर मिस्टर वेणुगोपाल शास्त्री ने मेरी बात को मान के उस पुल में हल्का सा टर्न दिया और उसको हल्की सी गोलाई दे के बनाया था साहब। ठीक है। वहां पर उस समय फेंचुई का जमाना था और लोग फेंचुई के क्षेत्र में ही काम करते थे। और बागवा वगैरह लगता था, गणेश जी की जगह पर लोग बुद्धा की मूर्ति लगाते थे, इस तरह का था साहब। तो मैंने वहां से स्टडी की, पढ़ाई करी, किताबें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में भी 3 महीने का कोर्स वास्तु का होता है, अगर आपको पता हो तो। जी। लोग नहीं पढ़ते, वो एक अलग बात है। पीडीपी की क्लासें अलग होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, और साथ में 3 महीने का जो कोर्स होता है वास्तु का होता है। जी। तो ये सारी बातें उस समय भी थी और आज भी हैं। तो बस वहां से मुझे रिकॉलिंग हुई कि भाई नहीं, मुझे अब अपने देश की जो विद्या है उसको, फिर मुझे तभी ना शंघाई जाने का मौका मिला। शंघई, ठीक है। वहां जाने के बाद मैंने वहां पर भी यही सब कुछ देखा। हम्म। गंदी चीजों को बना रहे थे वे लोग, हमारे देश के अंदर भर रहे थे। हम्म। मतलब जो उनके यहाँ कूड़ा करकट था वो भी सब अपने देश हम्म। में फेंक रहे थे। उधर फिर चाइना के अंदर भी वही स्थिति थी, वो सारा गंदा जो मटेरियल था वो भारत में लाते थे, जो जी। अच्छा मटेरियल था वो यूएसए और दूसरे यूरोप कंट्रीज के अंदर भेजते थे। मुझे आत्मग्लानि पैदा हुई साहब, हम लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं जो ये हमारे यहाँ घटिया माल बेचते हैं। हम्म। तो था तो मैं यंग बिल्कुल, बच्चा ही था, 22-23 साल का साहब। जी। तो 22-23 साल के बच्चे की बुद्धि कैसी होती है उस जमाने की, हो तो आप भी सोचते हैं, टीवी का जमाना नहीं था। सही बात है। और देखने में सिर्फ अखबार होता था। मुझे शुरू से टॉयलेट में अखबार ले जाने का शौक रहा है, वहीं पढ़ने का शौक रहा है, आज तक भी चला आ रहा है। हम्म। तो उसे बहुत बारीकी से पढ़ता था। उस जमाने में सुबह 4:30 बजे उठना होता था, 8-9 बजे तक सो जाते थे हम लोग। तो अखबार पढ़ते थे, तो अखबार में उस बारीकी को मैं देखता था, जिस बारीकी के अंदर लोग आज भी नजर नहीं मारते। जी। इसके अलावा एक संपादन का एक लेखन लेखन होता था, जो संपादक होता था वो एक लेख लिखता था। संपादकीय। संपादकीय बोलते हैं उसे। एडिटोरियल। और वो जो लेख होता था वो पूरे अखबार की जान होता था साहब। अब तो कोई लिखता नहीं है वैसी चीजें। जी। और उस समय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री लिखा जाता था, मोदी जी या सोनिया जी या ये राजीव गांधी या राहुल गांधी, ऐसा नहीं लिखा जाता था। जी। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा, हमारे प्रधानमंत्री फलानी जगह जा रहे हैं, ये लिखा जी। जाता और ये बोला जाता था साहब। जी। आज तो हमारे प्रधानमंत्री को नाम से बोला जाता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री सही। लगाया ही नहीं जाता साहब। डायरेक्ट नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, सीधा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले ये सब नहीं था। अगर आप पुराने अखबार उठाएंगे तो आपको कहीं नाम नहीं आएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता था साहब। जी। बस प्रधानमंत्री शब्द आता था। कई बार आत्मग्लानि होती थी कि देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का, और उसका नाम जो है वो नहीं आता, और खाली प्रधानमंत्री लिखते हैं। लेकिन आज हमें लगता था कि उस समय जो सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री या दूसरे अधिकारियों को मिलता था, वो आज तो शून्य हो चुका है। शून्य हो चुका है, सही बात है। वहां से देखते देखते मैंने वास्तव में कदम रखा। 87 में मैंने नौकरी छोड़ दी, और उसी बीच में मैंने एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से लॉ कर लिया था। मेरे नाना जी वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर उमा शंकर गोयल। उनके सानिध्य में मैंने लॉ किया, और मैं मेरठ आ गया। मेरठ में थोड़ा सा पढ़ाई बची थी, वो पूरी की। और उसके बाद मैंने फिर वास्तु पे अपना ध्यान रखा। उसके बाद मैंने कुछ किताबें लिखी, और किताबें लिखने के बाद लोगों ने उसको पढ़ा और अप्रिशिएट किया। और वहां से मेरी वास्तु की यात्रा शुरू हुई। ज्योतिष के अंदर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ। और सुबह गायत्री करता हूँ, क्योंकि गायत्री करने से मेमोरी शार्प होती है, आप भी जानते हैं। जी। और ज्योतिष की पूजा करता हूँ, ज्योतिष का ज्ञान रखता हूँ, ज्योतिष के बारे में जितना भी होता है उतना करता हूँ। और आपको एक बात बता दूं, मैं इसके लिए अपनी बटरिंग नहीं कर रहा हूँ मान्यवर, कि मैं आज भी किसी से ये नहीं पूछता आप मेरे पास क्यों आए हैं। हम्म। मैं उसकी कुंडली लेता हूँ, उसको लिख देता हूँ, उसको उठा के रख देता हूँ, फिर पूछता हूँ हाँ आप बताइए क्या पूछना है आपको। हम्म।
ये मेरी शुरू से स्थिति रही है, और आज ये स्थिति बिल्कुल विराट स्वरूप धारण कर चुकी है। अच्छा, आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आप किस लिए आए हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या है वो? कोई क्वेश्चन आज नहीं, आज मतलब पिछले 20 साल में मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तुम मेरे पास क्यों आए। हम्म। कुंडली उठाई, लिखनी शुरू कर दी, कुंडली लिख के रख दी। उसके बाद उससे पूछा, हाँ अब अपने क्वेश्चन कीजिए, तो उनके जवाब मैं लिख चुका होता हूँ जो वो क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी के पास कुंडली नहीं है फिर? उसके लिए फिर हस्तरेखा के द्वारा या न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो कुंडली होती है वो ज्यादा अच्छी होती है बनस्पत न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर हस्तरेखा के मुकाबले। हालांकि भारत में कुछ ऐसे विद्वान भी है जो हस्तरेखा से डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी निकाल देते हैं। जी। सर, कुंडली के में अगर बात आपने छेड़ी है तो कुंडली में जो हम बात करते हैं बर्थ टाइम की, तो बर्थ टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है? सर बर्थ टाइम का ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर 2 घंटे के अंदर पूरा सिनेरियो बदल जाता है, सूर्य का ताप बदल जाता है, चंद्रमा की गति बदल जाती है, ग्रहों के अंदर बहुत से ग्रह उसी वक्त में बदल जाते हैं। तो 2-2 घंटे के बाद परिवर्तन आता रहता है। एक ही समय पे चार बच्चे पैदा हुए और एक मुकेश अंबानी बन गया और बाकी कोई भीख मांग रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? सर मैंने जुड़वा बच्चों की कुंडली बनाई है, यदि हम उसके अंदर केपी को शामिल करें, जी। कृष्णमूर्ति पद्धति को, या उसके सूक्ष्म मंत्र में जाए, केपी पद्धति या सूक्ष्म मंत्र एक ही चीज है, तो हम निकाल सकते हैं कि कौन बच्चा विलियर्ड बनेगा, कौन बच्चा कमजोर रहेगा, ये हम बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए स्टडी निरंतर चाहिए। आपके पास यदि इस तरह के पेयर हों तो उनकी कुंडली को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहु में और चंद्र में अंतर दिखाई देगा आपको। हम्म। होता यह है कि हम लोग कुंडलियां देखते हैं, ग्रह देखते हैं, मगर हम उसकी डिग्रियां नहीं देखते कि सूर्य की डिग्री क्या है, चंद्रमा की डिग्री क्या है, मंगल की डिग्री क्या है। यदि हम डिग्री देखें, क्योंकि 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री में से 15 डिग्री सेंट्रल पॉइंट कहलाता है, 7.5 डिग्री से पहले का हिस्सा पहले घर में चला जाता है, और 22.5 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अगले घर में चला जाता है। ये स्थिति होती है साहब उसमें। जब आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया तब कोई फैमिली का पोजीशन या? नहीं साहब, मुझे डिस्टरबेंस आया था साहब, ऑफिस से डिस्टरबेंस आया था साहब। अच्छा, इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स या कुछ ऐसा? पॉलिटिक्स भी नहीं कह सकते साहब, जब आप ना सही मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे हर्डल आपके सामने खड़े होते हैं। या तो आप रिश्वतखोर बन जाएं, या हम्म। फिर आप काम वो करें जो जेन्युइन काम हो। जी। जी। तो मेरे साथ यही हुआ साहब। उस समय जो अपना गाजियाबाद में मेरी पोस्टिंग थी 2024 से 2027, 2000 1984 से 1987 तक मैं गाजियाबाद पोस्टिंग में रहा। मार्च 1987 में मैंने जॉब छोड़ी है। और जब मैं वहाँ पोस्टिंग मिली थी तो 12% वहाँ पर इनकम थी हाइडल को, और जब मैं आया वहां से तो 87% पे छोड़ के आया था। लोग कटिया चला के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते थे उस समय, और जी। मेरे जाने के बाद वो सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि मेरे मामा जी की गाजियाबाद टेक्सटाइल नाम की फैक्ट्री थी, सबसे पहले मैंने उसके ऊपर रेड करके उसको सील किया। ओह। उससे ये पैगाम गया कि ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा। जवान लड़का था, छोटी सी उम्र का, 23-24 साल की उम्र मेरी होती थी। और मैंने इस मामा जी ने मुझसे कहा, भी ये तूने क्या किया? तो मैंने कहा, जी क्या किया, जब आप गलत काम करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। जी। मेरे पास उस जमाने में एक शॉर्ट हॉट कैमरा होता था, हॉट शॉट कैमरा, जिसके अंदर 15 या 20 फोटो गिरते थे, कि रील गिरती थी और उसमें निकल के आता था। उस समय ना ये आज वाला हिसाब नहीं था कि कैसा भी फोटो चेंज कर लो, कैसा भी बना लो, एआई एडिट कर कर लो, लेगी। वो नहीं था सब कुछ भी? वो नहीं होता था साहब, उससे तो सीधा सीधा धुलवाओ, सीधा सीधा धुलवाओ और सामने रख दो। तो मेरे एक बहुत बड़ी कमी थी, मैं सबूत साथ में रखता था। मेरे पास उस समय एक अरुण नाम का लड़का था जो चपरासी था मेरा, वो फोटो खींचता था और मैं लाइन देखता था। जी। तो वहां से ना मेरा नाम थोड़ा सा लोगों के बीच में गया। सईदुल हसन उस समय विद्युत मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और
मुख्यमंत्री की बात में क्या कहूं, सभी लोग नीचे से ऊपर तक के भ्रष्ट है साहब। आज तो वो लोग दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने वो भ्रष्टाचार अपनी आंखों से देखा है, उसको सींचा है। और क्या कहूं मैं आपसे साहब, दिल दुखता है। जी। जब मामा जी की फैक्ट्री बंद की तो परिवार में विरोध। मेरी माताजी ने सबसे पहले विरोध किया साहब। हम्म। मेरी माताजी मेरे विमुख हो गई, और जब तक वो मरी, वो शरीर उनका पूरा हुआ, तब तक वो मेरे खिलाफ ही रही फिर। चला आपकी रही। और आपका विवाह कब हुआ सर? मेरा विवाह हुआ साहब 27 वर्ष की अवस्था में। मेरठ की एक बहुत ही रिनाउंड फैमिली में, प्रहलाद सिंह सिंगल एडवोकेट की फैमिली में मेरा विवाह हुआ। और मेरी पत्नी उस समय एमए पास थी। बहुत बढ़िया। शी इज वेरी नाइस लेडी। शी इज विद मी टुडे। और उस समय आप और जॉब छोड़ चुके थे या जॉब में थे? मैंने 87 में छोड़ा साहब, विवाह मेरा 90 में हुआ था। अच्छा, जॉब छोड़ चुके, मतलब पूरी तरह आप ज्योतिष में ही थे फिर। मैं उस समय वकालत और ज्योतिष दोनों कर रहा था सर। अच्छा, वकालत आप अभी भी कर रहे हैं? नहीं साहब, मैं वकालत अब तो कुछ भी नहीं करता साहब, अब तो मैं बेड रेस्ट करता हूँ। वकालत कितने टाइम तक किया आपने? 2 साल की साहब। 2 साल। जब मेरे ससुर 250 रुपये लेते थे, मैं 25,000 रुपये फीस लेता था सर। बहुत बढ़िया। ठीक है। सर, आपकी अगर बात करें ज्योतिष में, तो ज्योतिष में कौन कौन सी विधियों के ऊपर आप काम करते हैं, या मैं सर वैदिक पे काम करता हूँ बस। कंप्लीटली वैदिक पे? टोटल वैदिक पे करता हूँ सर। और वास्तु पे भी करते हैं? वास्तु पे तो मैं सही मायनों में आई एम द मास्टर इन द वास्तु। ओके। एंड व्हाट अबाउट न्यूमरोलॉजी, या जो नई चीजें आज की तारीख में आ चुकी हैं, बाकी इतनी नहीं सारी? साहब, जानता सब हूँ, करता कुछ नहीं। जिसके अंदर मैं मास्टर नहीं, उसके लिए करके मैं दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। टैरो, न्यूमरोलॉजी, या बाकी जिस तरह की जो विधियाएं आई है मैं सब में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ साहब, लेकिन थोड़ा जानना नहीं होता साहब। किसी को अगर मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो मेरे अंदर, मन के अंदर एक गलानी रहेगी कि मैंने इसको झूठ बोला, तो मैं वो काम क्यों करूं। मैंने अक्सर एक चीज देखी है ज्योतिष के क्षेत्र में, कि जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो ये सोच के आता है कि मतलब वो वही सुनना चाहता है कि जो सुनने के लिए आया है, वो मन में। वो मेरी जिम्मेदारी सर, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि वो क्या सुनने आया है, मुझे क्या बताना है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसका हित देखना पसंद करता हूँ, ना कि उसको खुश करना। बहुत बढ़िया। सर, आज की तारीख में इतने सारे ऐप आ चुके हैं, जैसे एस्ट्रोटॉक हो गया, एस्ट्रोसीज हो गया, ये सब हो गया, जहाँ पे दो दो तीन तीन मिनट में लोग बाग बताते हैं, और दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं। सर एस्ट्रो टॉक में जिससे जिस दिन से शुरू हुआ था, उसी दिन से मैं एस्ट्रो टॉक पर जुड़ा हूँ। जी। और आप बिलीव करना, पिछले 2 महीने से मैंने एस्ट्रो टॉक नहीं चलाया, उसके बाद भी लोग मेरे पास स्पेशल टाइम के अंदर आते हैं, और वो हम्म। मुझे पूरी फीस देते हैं, यानी कि डबल फीस देते हैं। जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वहां पर जिस तरह से 5 मिनट की चैट या 3 मिनट की चैट, और किसी के पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, सेकंड में बताइए, क्या वास्तव में वो, ठीक है आप एक अनुभवी हैं, आपके पास इतना देखो ज्ञान साहब, है? वो सेटिस्फेक्शन लेवल उनका क्या है, बताने वाला क्या बताता है, वो उनके मन की कौन सी भावनाओं को चुभाता है, दिखाता है, देखता है, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे पास आने वाले व्यक्ति मुझसे एक बार में सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो वो दोबारा तिबारा फोन करते हैं, फिर वो लगातार फिर मेरे क्लाइंट बन जाते हैं। मैं इतना जानता हूँ बस। बहुत ही बढ़िया। आज की तारीख में सर, ज्योतिष में जिस तरीके से कंटिन्यूस सम्मेलन होते हैं, और सम्मेलन में आपको भी पता है कि आपको बुलाया, एक आपको सर्टिफिकेट दिया, उसका एक फीस आपसे लिया और वो दे दिया, क्या वो सही लगता है आपको कि मैंने कुछ नहीं किया सर लेकिन 20 साल पहले तक बहुत अच्छा लगता था। जी। अब मैंने जाना ही छोड़ दिया है। अच्छा, अभी आप नहीं जाते हैं सम्मेलनों में या कहीं भी? मैं कहीं नहीं जाता साहब। हम्म। तो अपना काम छोड़ता हूँ साहब, 15,000 रुपये रोज का, तब मैं जाऊंगा। और उसके बाद वहां भी 5, 7, 10 हजार रुपये खर्च करूंगा। जी। तो क्या, क्यों मुझे किसी ने काट, कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो बिना बात ही वहां जाऊंगा मैं साहब। आप जी। ही बताइए, मेरी जगह आप बैठ जाइए, आप भी एक बहुत ही लल्लित व्यक्ति हैं, इतना बड़ा आपका आकर्षण है, तो कौन जाना पसंद करेगा साहब। जी। 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 मैं आखिरी बार जो गया था, जोधपुर गया था साहब। एक घूमर जगह है वहाँ, सरकार का बना हुआ। आरटीडीसी का है घूमर। हाँ आरटीडीसी का है। साहब, उसके अंदर गया था साहब। में भैरव प्रसाद जी ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने हम्म। मुझे बुलाया था उसमें। जी। तो रमेश जी थे, और भी घनश्याम जी थे, और लोग थे, उन्होंने बुलाया था। तो वहां जो मैंने प्रोटेक्शन की थी, आज वो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया उस प्रोटेक्शन को मान रही है। जान सकता हूँ क्या प्रेडिक्शन थी वो? उस समय मैंने कहा था कि भारत, रशिया और चीन
तीनों मिलकर एक साथ अपनी करेंसी लाएंगे। 2024 से 2029 तक गुरु की संरक्षण में भारत तरक्की करेगा। 2023 भारत के लिए बहुत घृणित साल रहेगा। सरकार के खिलाफ भी रहेंगे ये लोग। ये जी। ये स्थिति थी साहब उस समय। जी सर, गुरुकुल परंपरा आपके टाइम की परंपरा है। गुरुकुल परंपरा और आज का जो सिस्टम चेंज हुआ है एजुकेशन का, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। तो सर गुरुकुल परंपरा वो परंपरा थी जो भारतीय विज्ञान को शीर्ष पर पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम था, देशभक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम था। आज हम जब से गुरुकुल परंपरा खत्म हुई है, आपस में द्वेष बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, जबकि लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मैं मुसलमानों के साथ भी नहीं हूं। ये जो हिंदू मुस्लिम हुआ है, तो उन्हें लोगों को ये बता देना चाहता हूं आपके मंच के द्वारा कि जो मुसलमान है वो इसी देश की संतान है, और इनको सही धारा में लाने के लिए हमको वही काम करना पड़ेगा जो गुरुकुल परंपरा कहती थी। इन लोगों के अंदर इतना जो जहर आया है वो कहां से आया है, हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आज ये भारत माता की जय कहने के अंदर शर्माते हैं, जय हिंद बोलते हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते। हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। हमारे दुनिया में, हमारे देश में सबसे पहले शल्य चिकित्सा हुई। हमारे देश के अंदर आकाश से लेकर धरती तक आने जाने के लिए रास्ते बने। हमारे देश में सबसे पहला विमान रावण के पास था। जी बिल्कुल सही। हमारे देश के अंदर पानी का शिप चलाने की परंपरा थी। हमारे देश के अंदर जब दुनिया नंगी रहती थी तो हमारे यहाँ रेशमी कपड़े पहनने का प्रावधान था। हमारे देश के अंदर महिलाओं का उतना सम्मान था, वो अपने राजाओं के साथ बैठ के शासन करती थी। आज वो बराबर की बात करती है। मैं तो स्त्रियों के साथ बराबरी की कभी बात ही नहीं करता, क्योंकि वो तो हमारी शीर्ष बिंदु हैं। गुरुकुल परंपरा में सिखाया जाता है कि महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं। किसी और दुनिया में ये नहीं सिखाया जाता। तो गुरुकुल परंपरा अंग्रेजों ने खत्म की क्योंकि वो भारत को तोड़ना चाहते थे, और उन्होंने ही ये कहा कि अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये आपस में लड़ने लगेंगे, आपस के अंदर इनकी जो डिग्निटी है वो समाप्त हो जाएगी, इनकी शिक्षा खत्म हो जाएगी और ये अंग्रेजियत की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको और बता दे दूं, 1757 तक, 58 तक हम्म। ब्रिटेन के अंदर कोई भी स्कूल नहीं था। हम्म। ऐसा क्या हुआ कि वहां पर 1958, 1758 के बाद स्कूल खुलने लगे, बोर्डिंग खुलने लगे। तब भारत से जाने के बाद ये सब परंपरा वहां शुरू हुई, मान्यवर। हम्म। सर, जैसे आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कि आप अपने ताऊजी के चरणों में बैठे, उनसे आपने सीखा, और आपने बोला कि 2 महीने तक मैंने जो गालियां खाई और जो कुछ एक तरह से मैंने नौकर की तरह सारा काम किया, और ऐसा नहीं, जितना हमने देखा समझा या जो कुछ पढ़ा, कि जब राजा भी किसी अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, चाहे वो राजा दशरथ हो, चाहे राजा जनक हो, या कोई भी हो, तो अपने सारे आभूषण और उतार के जाते थे, या एक बिल्कुल शिष्य की भांति या याचक की भांति जाते थे। उस तरीके से जाते थे, गुरु के चरणों में बैठते थे। आज की तारीख में हम देखते हैं स्टूडेंट और टीचर बराबर बैठे हुए हैं। स्टूडेंट टीचर गुटखा मंगवा रहे हैं, कभी कुछ वाइन मंगवा रहे हैं, बियर मंगवा रहे हैं। क्या सर, ये क्या, ये हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? सर देखिए, आपको एक मिट्टी का घड़ा बनाना है तो मिट्टी के घड़े को बनाने में आपको मिट्टी को ठोकना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, तब वो घड़ा तैयार होगा। जी। आज के स्टूडेंट को अगर आप तू कह देंगे तो उसके घर वाले आके आपकी जान को लिपट जाएंगे। अगर आप उसको डंडा मार देंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। इसलिए टीचर भी कहता है, यार मुझे 1.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, मैं क्या जरूरत पड़ी है मैं इसको लकड़ी लूं, बिना बाती की परेशानी पैदा करूं अपने लिए। ना बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनका बैकग्राउंड आप देखिए, उनके माता पिता पढ़े लिखे होंगे, उनके माता पिता उनको सपोर्ट करते होंगे, उनके परिवार में कुछ ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको देख के वो आगे बढ़ते हैं। जी। या बचपन से कोई बहुत ही ज्यादा विलियंट हो, वो भी आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी रिक्शा पुलर का बच्चा आईएएस बन जाए तो वो बचपन से ही उन बच्चों में दिखाई देने लगता है। या किसी की आत्मा को दुखा दिया जाए
किसी को ऐसा कर दिया जाए कि वो समाज के अंदर अपने आप को गणित समझने लगे, तो वो फिर आगे बढ़कर बहुत कुछ करने की कोशिश करता है और फिर वो कामयाब भी हो जाता है। सर, भाग्य बड़ा या कर्म? देखो साहब, मैं तो कर्मवादी आदमी हूं, तो मैं भाग्य के ऊपर विश्वास उतना ही करता हूं कि जो कर्म हम करेंगे उसके आधार पे हमारे भाग्य का निर्माण होगा। मैं राम और कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला तो मैं खुद हूं, मैं अपने आप फल दूंगा। श्री राम कहते थे कि मुझे अपना कर्म करना है। मेरे गुरु मुझसे कहते हैं तू ये कर्म कर राम, तू जाके सेवा कर संतों की, तू जाके जंगलों में जा, वहां पर तेरा इंतजार हो रहा है। पत्थर की अहिल्या राम के चरण छूकर मोक्ष की गामी बन जाती है। शबरी जैसी देवी भगवान शाह श्री राम के बेर खिलाने के लिए इंतजार करती है, तृप्त हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे संतों की सेवा करते हैं और वो भी संत हो जाते हैं। ये हर हमारे देश की परंपरा रही है मान्यवर। सर, आप एक जॉइंट फैमिली से आते हैं, आपने बोला आपके खुद आप 5 भाई बहन हैं। और आज जो एक कल्चर चल रही है, स्पेशली हमारे सनातन में, कि भाई हम दो हमारे दो, टूटता जा रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? इसके लिए आपको 90 साल पहले जाना पड़ेगा साहब। अब से लगभग 90 वर्ष पहले 1935 के आसपास, 32-35 के आसपास अमेरिका में एक मुहिम चली, टेक अवे। ठीक है। उस टेक अवे में लोग घर आते थे तो रात को खाना जो है होटल से मंगा लेते थे तो खा लेते थे। ठीक धीरे है। धीरे वो परंपरा ने जगह पकड़ी और वो दिन में भी आने लगा। तो घर के अंदर जो स्त्री की परंपरा थी वो थोड़ी सी कॉर्नर पे आ गई। हम्म। धीरे धीरे वो लोग अपने माता पिता से विमुख होते चले गए। इसलिए हो गए कि उनकी रोक टोक, माता पिता का काम होता था अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, रोक टोक लगाना। धीरे धीरे वो परंपरा पूरे संसार में फैल गई। वहां से परिवार छोटे होने लगे या बंटने लगे। तो उन्होंने फादर डे, मदर डे, भाई ब्रदर डे, सिस्टर डे, इस तरह के डे मनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो परंपरा हमारे देश में भी आ गई, एकल परिवार। हम दो, हमारे दो, या हमारा एक, या हम मजे में रहें, लिव इन रिलेशन में रहें, हमें कोई संतान नहीं चाहिए, हम अपना मजा लें, वो अपना मजा लें, ठीक है, जब तक निभ रही है निभाए, नहीं तो उसके बाद जयराम जी की। वो परंपरा हमारे देश की अब जड़ों के अंदर आ चुकी है, बुनियाद में आ चुकी है। और उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारा जो परिवार है वो टूटने लगा है। और अब हम लोगों को, हमारे भारत को उपभोक्ता की नजर से देखा जाता है, परिवारवाद की वजह नजर से नहीं देखा जाता। हम्म। मेरे दो बेटे, एक बिटिया है, लेकिन हम लोग आज भी जॉइंट वेंचर में रहते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये हम बहुत ही तीन बढ़िया। भाई हैं। ये तो जरूर है, परिवार बड़े हो गए, घर छोटा हो गया, तो हम तीन भाइयों ने अलग अलग घर बना लिए, लेकिन रहते साथ ही हैं। एक दीवार से दूसरी दीवार मिली हुई है, और उसका फायदा क्या होता है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। कि मुझे अगर बाहर जाना होता है तो मैं अपने परिवार की चाबी, अपने घर की चाबी अपने भाई को दे जाता हूँ। तो मैं फ्री हो जाता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं फ्री। 2 दिन में आऊँ, 3 दिन में आऊँ, 4 दिन में आऊँ, सही टेलीफोन पे बात। बात हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई के लिए होता है। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो आपको तो पता है आज के समय में एक दिन घर बनने का मतलब कि घर में चोरों को बुलाना, उनको निमंत्रण दिन देना। दहाड़े हो जाती है सर, एक रात तो बहुत बड़ी बात है, दिन तो दहाड़े। मैं तो अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता हूँ साहब, तीनों भाइयों के साथ होने की वजह से। और तो उनके हाथ में चाबी देने का मतलब मेरा पूरा विश्वास उन पर, उनका विश्वास मुझ पर है। तो निश्चित तौर से हम लोग एक अच्छी स्थिति में रहते हैं। अब जैसे मैं तो अब ऋषिकेश ज्यादा रहता हूँ, तो आश्रम है मेरा वहां पर, वहां रहता हूँ, तो मैं अपने घर की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता हूँ कि मेरा घर सुरक्षित है। क्योंकि हम जॉइंट वेंचर में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। तो उसका फायदा बहुत ज्यादा है, नुकसान सिर्फ एक है कि टोका टोकी। और अब तो मेरे पिताजी और माताजी ने रहे तो टोका टोकी करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जिस उम्र में हम लोग हैं, जिस सदाचारी से हम लोग रहते हैं, उस हिसाब से मैं महसूस करता हूं कि जॉइंट वेंचर में रहना सबसे ज्यादा सुगम है, आसान है। और हम लोग मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सर, जब आज हमें आज भी ध्यान है, आज भी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो आज भी अगर फादर मदर कुछ बोलते हैं तो हम गर्दन झुका के चुपचाप खड़े हो जाते हैं, मतलब आज भी हिम्मत नहीं करती कि उनकी तरफ देख लें। सर, है ना? जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं उस समय 55 वर्ष का था। जी।
और मैं अपने पिताजी के, आप तो गर्दन झुका के बात कर रहे हैं, मैं तो कभी गर्दन झुकाने की बात कर रहा हूँ, उनके सामने से निकलता भी नहीं था साहब। जी। और वो आज की। पीछे से कभी आवाज दे लेते थे तो मैं सुनता था, तो उस समय आंखें लगभग मेरी बंद रहती थी 55 साल की अवस्था में। और मेरा बेटा उस समय इंजीनियरिंग कर चुका था, हम्म। क्योंकि मेरा बेटा एक इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है। और आज की तारीख में 5 साल का बच्चा भी जैसे ही आप कुछ बोलते हैं तुरंत डांट के देखता है, और ये हम देखते हैं 7-8 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है। जो चीज शायद आपने कॉलेज तक भी नहीं जाना होगा, सुसाइड होता सर, क्या इसके क्या। पीछे बहुत बड़ा काम है दादी बाबाओं का। दादी बाबाओं के अंडर में जो बच्चे फलित होते हैं, बड़े होते हैं, वो लोग अपने परिवार की परंपरा को निभाते हैं। वो अपने माता पिता की कदर करते हैं। वो देखते हैं मेरे माता पिता अपने पिता माता पिता की क्या सेवा करते हैं। निश्चित तौर से उसका फायदा आम जनमानस को मिलता है। यही मेरे परिवार में हुआ। आज मेरे बच्चे अगर मेरा सम्मान करते हैं तो उनको पता है कि कल तेरे पिता ने तेरे दादी बाबा का भी सम्मान किया था। जब हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे अपने बच्चों के सामने, तो हमारे बच्चे सम्मान कैसे देंगे अपने माता पिता को। हम्म। सर, हमारी जो मूल भाषा है भारत की संस्कृत, वो गायब होती जा रही है, कोर्स से हटती जा रही है। सर, जबकि। जब हम इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे तो संस्कृत कहाँ आएगी। आप पिछले 50 साल में देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं। हमारा देश लगभग 6,054 भाषा में बटा हुआ है। भारत के अंदर हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल भाषा चेंज जाती हो है। जाती है। और आप ये देखिए, हमारे यहाँ 28 प्रदेश, 28 स्टेट हैं। 6 हमारे यहाँ यूनाइटेड स्टेट हैं। तो आप ये देखिए ना कि हम भाषा के आधार पे हम लोग कैसे करें, लेकिन हमारी जो राष्ट्र भाषा है, आज तक तो हमको ये भी नहीं पता हमारी राष्ट्र भाषा कौन सी है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो हम हिंदी कहते हैं। कोई साउथ का रहने वाला है तो तमिल कहता है, कोई कन्नड़ कहता है। और किसी मुसलमान से बात बोलो वो तो उर्दू कहता है। कभी हम लोगों की शामलात भाषा होती थी, हिंदी और उर्दू और पंजाबी हम लोग मिक्स करके बड़े सीना चौड़ा करके बोलते थे। जी। तो हमारी भाषाओं में तो बड़ा अंतर आ गया ना मान्यवर। नहीं, पर सर, जो हमारे जो श्लोक्स हैं, जितने भी आप शब्द किसी में भी देख लें, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, सब संस्कृत में है। या हम ज्योतिष की बात करें तो संस्कृत तो एक मतलब जिसे कहते हैं जड़ है। अगर ये जड़ ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा आगे। सर देखिए, ये तो हमारी ना, जो आपने सबसे पहले कहा था कि अंग्रेजों ने क्या किया हमारे देश के अंदर, जो गुरुकुल था, ये सारी जो भाषाएं हैं, ये सारी गुरुकुल का ही एक अंश है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी है तो फिर आपको अपने गुरु के चरणों में, बनारस में, काशी, उस प्रयाग में, मथुरा में, यहाँ पर गुरुओं के चरणों में बैठ के संस्कृत भाषा को पुनः पढ़ स्थापित करना पड़ेगा, पुनः पढ़ना पड़ेगा। या फिर आपको संस्कृत विद्यालय में जाके पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं संस्कृत में आमदनी नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो आज नासा संस्कृत को मान्यता देता है, क्योंकि संस्कृत के जो पौंड हैं, जो अक्षर हैं, वो अंतरिक्ष में जाके बदलते नहीं है। और इंग्लिश के जो पौंड हैं, वो अंतरिक्ष में जाके बदल बदल जाते जाते हैं। हैं। तो आपको अगर संस्कृत पढ़नी है तो बहुत अच्छी आमदनी का सोर्स बन सकता है संस्कृत पढ़ने मात्र से। सर, एक व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, आर्किटेक्ट बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, आईपीएस बनाना चाहता है, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना चाहता। क्या कारण है। लेकिन सब अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब तो मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक क्लास लेने के लिए मुंबई गया था, 3 दिन की क्लास लेने के लिए। उसके अंदर 16 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 चार्टर्ड इंजीनियर, 15-20 उसके अंदर आर्किटेक्ट थे, प्लस कुछ आम जनमानस के थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे। तो लगभग 60 लोगों की क्लास थी वो। तो अब तो पढ़ने लगे हैं साहब। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अब ज्योतिष के अंदर लोगों का जाया गया है, रुझान है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ज्योतिष सही पढ़ाने वाले यदि मिल जाएं, तो ज्योतिष एक परंपरागत विद्या है। और हम इससे उतना लाभ ले सकते जितना किसी भी चीज से सोचा नहीं जा सकता। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जहां पर शिक्षा समाप्त होती है, जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है, वहां से वहां से ज्योतिष शुरू ज्योतिष होता है। शुरू होती है, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल आज सही। किसी को बीमारी है, क्यों बीमारी आई, कब बीमारी आई, कैसे जाएगी, सब कुछ ज्योतिष के अंदर लिखा है। आपको बता देता हूं कि मुझको अभी कीमो होके चुकी है 23 तारीख को। आखिरी कीमो, 6 कीमो हुई है मेरी। और मुझको मेरी बीमारी का, मुझे 3 साल पहले पता था कि मुझे फलानी बीमारी आएगी, मगर ये नहीं पता था कि बीमारी इतनी लंबी चलेगी।
जिस समय गुरु में चंद्रमा आया, मेरा गुरु मीन राशि का है, चौथे घर में बैठा हुआ है, लगन मेरा जो गुरु का है, और गुरु ही मेरी राशि है। और जब चंद्रमा ने गुरु के अंदर गमन किया तो मेरी पेट की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और इंस्टाइन के अंदर मेरे गांठ पैदा हुई। तो मुझको पता था 11/8/2025 को गुरु में से चंद्रमा निकल जाएगा, मंगल आ जाएगा, तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। बहुत बढ़िया सर। इसको ज्योतिष बोलते हैं मान्यवर। बहुत बढ़िया सर। सर आपने बात की आश्रम की, थोड़ा आपके आश्रम के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह का सर आश्रम? मेरा आश्रम लक्ष्मण झूला पर है, हाँ। और वो मैं अपना कहता इसलिए हूँ क्योंकि मैं वहीं जाके रुकता हूँ। जी। जबकि मैं अपना आश्रम जो निजी आश्रम है वो तो बना रहा हूँ मैं मुरादनगर में, गंग नहर पर। जी। आज मेरे ठेकेदार भी आए हुए हैं मेरे पास, मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहा हूँ इसलिए वो बोले कुछ नहीं है। जी। तो वहां पर मैं 1200 गज जगह है मेरे पास, वहां पर आश्रम बना रहा हूँ। जो श्री राम आश्रम है वो ठीक लक्ष्मण झूला पर स्थापित है, और उसके टेरिस के नीचे गंगा मैया बहती हैं। और वो आश्रम में लगभग 20 कमरे हैं, दो बड़े बड़े हॉल हैं। वहां पर मैं जाके रहता हूँ, और वहां पे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ। और 2-3 दिन वहां रहने के बाद फिर वापस आ जाता हूँ, फिर चला जाता हूँ, क्योंकि आजीविका जहाँ होती है, क्योंकि मैं कोई देशाटन तो करता नहीं कि लोग मुझको पैसा दें, और खर्चा तो पैसों से ही चलता है, सब पॉकेट से ही चलता है। तो तो आश्रम क्या मैं ये आम आदमी के लिए भी आश्रम वो खुला हुआ है? आश्रम का मतलब होता है आश्रय स्थल। हम्म। मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ साहब, वो तो मेरे लिए भी जैसा है वैसे ही आपके लिए, वैसे ही एक पैसा मांगने वाले के लिए है, वैसे ही एक आम जनता के लिए है। तो अगर कल को कोई भी अगर हरिद्वार जाता है और श्री राम आश्रम देखता है तो आप वहां पे आपके आश्रम में जाकर रुक सकते हैं? लक्ष्मण झूला तपोवन ऋषिकेश। हम्म। और उसका कुछ वहाँ चार्जेस वगैरह? थोड़ा बहुत चार्ज तो होता है साहब, सफाई खर्चा, बिजली पानी, ये तो सब चलता है साहब, थोड़ा बहुत खर्चा तो लिया जाता है वहाँ। और भोजन पानी वहीं पे है वो भोजन अवेलेबल? पानी सब व्यवस्था वहीं होती है। अगर आप समय से पहुंच जाते हैं तो सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त का आपको मिलता है। सुबह चाय के साथ बिस्कुट मिलते हैं, दोपहर में भोजन मिलता है, दाल चावल रोटी, एकादशी को छोड़ दीजिए तो। और रात का भोजन होता है सात्विक, उसमें सब्जी के साथ दाल होती है, रोटी होती है, सब्जी, और कोई भी एक मौसमी सब्जी होती है। सर हम आश्रमों की बात करते हैं तो आश्रम की बात करते ही एक छवि जाती है कि हाँ गुरुकुल की तरह आश्रम होगा, हमारे गुरु होंगे, लंबी दाढ़ी होगी, ऐसे होंगे वैसे होंगे, ये होंगे। पर आज की तारीख में जब परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आश्रम इज लाइक ए 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल। ठीक है, और वहाँ ट्रीटमेंट भी सेम उसी तरह से वीवीआईपी और वीआईपी। ये जो वीआईपी कल्चर वाला या जिस तरह के आश्रम है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर इसके लिए मेरे से मत कहो तो ज्यादा अच्छा है। आश्रम जो अब है वो आश्रय स्थली बन के रह गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जितना पैसा देता है महाराज भी उसकी तरफ उतने ही ललायत होते हैं। हर काम पैसे से चलता है। अगर आप एक गद्दा भी मंगा के डालो तो आज एक गद्दा 10,000 रुपए का आता है जिसपे हम लोग सोते हैं। एक जी। बेडशीट भी 300-400 रुपए की आती है जिसको रोजाना बदलना होता है, उसकी धुलाई का खर्चा जी। 25 रुपए रोज का आता है। तो जी। बिना खर्चे के तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहीं पर जाएं, जैसे आप ये अपना जो श्री राम जी का चल रहा है, जी। शांति जिसको बोलते हैं, शांति निकेतन, वहां पर भी ऐसा ही है कि वहां पर भी आदमी 10 लाख रुपए दे देता है, अपना बुढ़ापा पूरा जीवन वहीं काटता है। अगर आप देखें तो 10,000 रुपए का सरकारी, जो अगर आप उसके ब्याज माने 10,000 रुपए महीने का होता है, तो व्यक्ति देता है तो वहां रहता है आराम से। तो ऐसे ही सारे देश के अंदर चल रहे हैं आश्रम। और कुछ ऐसे भी आश्रम है जिसके अंदर पहले क्या होता था कि पहले जो गुरुकुल चलते थे, राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ साहूकार वो उसको पैसा देते थे। आज आम जनता जिसके पास पैसा है वो सब देते हैं, और वो सभी कुछ लाभ उठाते हैं वहां पर आश्रम में, और उसका फायदा जनता को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी आश्रम ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे आश्रम जो है वो ऐसे भी हैं जहाँ गरीबों को रोटी मिलती है सुबह दोपहर शाम। एक आश्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सच्चा धाम आश्रम, वो भी तपोवन ऋषिकेश में। वहां पे सुबह दोपहर शाम का जो भोजन है वो निःशुल्क शुल्क है। आप आइए, भोजन कीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी, ताहरी चावल खिचड़ी, ये सब चीज वहां पे उपलब्ध होती है। तो अभी प्रयागराज कुंभ गया, और कुंभ जी। में देखा गया कि जो अखाड़ों ने अपने बड़े बड़े, या जो शंकराचार्य हैं उन्होंने बड़े बड़े अपने महल महल की तरह तैयार किए सारे, 1-1 करोड़ रुपए लगा के।
क्या बोल एक एक रहे हैं? करोड़ नहीं भाई साहब, 6 से 8 करोड़ रुपए लगाए। हाँ, मतलब अब मैं तो बहुत बेसिक पे जा रहा हूँ, एक एक 5-5 करोड़ जी आपने बताया, 6-6 8-8 करोड़। जब आप एक शंकराचार्य हैं या आप कहते हैं कि मैं सब कुछ मोह माया त्याग चुका, तो ये क्या है सर? तब झूठ बोलने की एक परिकाष्ठा होती है, वो सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, उससे क्यों कमाना चाहते हो? मैं भी एक वहां पर था, 35 दिन मैं भी रहा, उपवास में रहा। और मैंने भी वहां अपना आश्रम बनाया था। तो मैंने तो 4.5 लाख रुपए खर्च करे, एक क्योंकि मैंने घर किराए पे लिया था 4 कमरों का। जो मेरे यहाँ से लोग गए, जो मुझे जानते थे, जो मेरे अनुयायी हैं, उन लोगों ने सुबह दोपहर शाम रात भोजन किया वहां पर, 24 घंटे रसोई चली। मैंने तो किसी से चाराने लिए नहीं भाई साहब। आपके माध्यम से जो भी मेरे चाहने वाले हैं वो मुझे सुन रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, पर जो हम कहते हैं कि साधु संत की, जब आप साधु संत या जिस पदवी पे आप हैं भाई कि साहब मैं मेरे मोह आप माया दोस्त सब। मेरे आप विकास जी दुखती रग पे हाथ धर रहे हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जैसे लोग जाते हैं, वहां के महात्मा जो संत हैं, जो अखाड़ों के मुखिया है, वो उनको गंगा जल डाल के नहलाते हैं। दिलाते जो हैं। राजनेता हैं उनको नहलाते हैं। जो हमारे रक्षा बॉलीवुड मंत्री स्टार से जाते हैं उनको उनको दिलाते हैं। नहलाते हैं। तो क्या साधु का ये काम है कि वो उन लोगों को नहलाएं? साधु का मतलब होता है जिसने स्वाद को हल लिया हो। संत का होता है जिसने तामसिकता छोड़ दी हो, जिसका मोह माया से कोई अर्थ ना हो। आपने सबसे पहले पूछा था महामंडलेश्वर बनने का मतलब क्या होता है। जिसने तपस्या करके बहुत सारे धर्म को, बहुत सारे शिक्षा को अपने अंदर अंगीकार करके, सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करके, सनातन धर्म को पूरे देश में विस्तार करने के लिए प्रेरणा ली हो, उसको अपने शरीर में धारण किया हो, वो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है। और उसके बाद भी यदि हम साधु होकर राजनेताओं को, उद्योगपतियों को अपने हाथों से नहलाते हैं, तो हम काहे के साधु हैं साहब? आप ही बताइए ना। आप तो इतने शीर्ष पत्रकार हैं, साथ में धर्म से जुड़े हुए योद्धा हैं, साथ ही पब्लिक के व्यक्ति हैं। विकास जी आप ही इस बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। सर, जितने साधु हैं, कोई भी साधु ऐसा नहीं होगा जो कि रेंज रोवर से नीचे या लैंड रोवर से नीचे चलता होगा। ऐसा नहीं साहब, आप कभी मेरे साथ चलिए हरिद्वार में, आपको ऐसे साधु नहीं, दिखाऊंगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं जो पब्लिक में दिख रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो जो सर शंकराचार्य जो की। पब्लिक में दिखाई देते हैं वो साधु कब से हो गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। फिर मुझे बताइए, अगर पब्लिक में दिखाई वाला साधु नहीं है, तो फिर क्यों उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं? क्या क्या कलयुग इसी का नाम है? सर मीडिया का जमाना है साहब। अच्छा, इसका मतलब चोले की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, चोले की पूजा नहीं है। साहब, चोले की पूजा है साहब। कभी आप राम सुखदास जी के बारे में पढ़ें। हम्म। राम सुखदास जी का 102 वर्ष की अवस्था में अवसान हुआ था। उन्होंने कहा था मेरा कोई फोटो, मेरी चिता का कोई फोटो आप नहीं लेंगे, और कोई लेता है तो उसको रोक देंगे। मेरा कोई भी कपड़ा, मेरा कोई भी जूता, मेरे कोई भी किताब पब्लिक के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि लोग फिर मेरी पूजा करने लगेंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे। ऐसे हम्म। संत है हमारे देश में। बहुत बढ़िया सर। खिचड़ी वाले बाबा होते थे। अब तो सर आईआईटी अभी बाबा आ गए। अब IIT वाले बाबा आ गए। सर, वो पूरा अभी आपने हुक्का माँ। जमाते हैं, हुक्का जमाते हैं, फोटो पे लगाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। भगवान शिव को लोग धतूरा चढ़ाते हैं। क्या आप और मैं धतूरा खा सकते हैं जो शिव को चढ़ाते हैं? नहीं। गौरा जी ने पीस ली हरी हरी मेहंदी। क्या कैलाश पर्वत पर हरी मेहंदी होती है? हम्म। तो कहानियां, किस्से और गीत बना दिए हैं। तो ये सारा सनातन धर्म को डाउन करने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। सनातन वो धर्म है जो सदियों से चले आने वाला है, जिसी में से चाहे ईसाई हो, चाहे किस पारसी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब वहीं से निकले हैं। सनातन नंगा पैदा हुआ और मरने के बाद भी नंगा जाना, ये है सनातन। सर, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, माफी चाहूंगा शायद ये मेरे शब्द गलत हो जाएंगे, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि व्यक्ति जिस कंडीशन में आया था उसी कंडीशन में जाता है, नंगा पैदा हुआ नंगा जाता है। लेकिन माया के पीछे जिस तरीके से भग रहे हैं, वो कहाँ पे लग रहा है कि हम इस कंडीशन में आते हैं और उसी सर कंडीशन में। अब तो नहीं आएगा। अब तो जो हम कलयुग की में चल रहे हैं, आगे आने वाला समय इससे ज्यादा खराब होगा। अभी तो भाई भाई से षड्यंत्र कर रहा है, आने वाले वक्त में खुद से आदमी अपने आप से षड्यंत्र करना शुरू करने वाला है।
अभी आपने बोला कि महामंडलेश्वर वो जो कि पूरा धर्म का प्रचार प्रसार करता है, जो सामाजिक व्यवस्था को संभालता है, जो कि जिसने पूरा चीजों को साध लिया है, वो महामंडलेश्वर है। तो क्या मैं जी। मानूं ममता ममता कुलकर्णी ने सबको साध लिया है? महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया। और ना जाने ऐसे कितने ही महामंडलेश्वरों को मैं जानता हूं, मैं नाम अभी नहीं एक लेना। अभी एक सर एक मिनट मिस बस, एक मिनट, पांडे। एक छोटा सा। ऐसे ना जाने मैं कितने महामंडलेश्वर को जानता हूं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, आज भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, और वो महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं। और किस बल पे बन के बैठे हैं? पैसे के बल पे। तो क्या महामंडलेश्वर एक पैसे से पद मिलता है? बहुत सर, गलत। अभी अभी आपने ही एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि ये जो बड़े बड़े आडंबरकारी जो संत हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, अखाड़ों में पैसा कहाँ से आता है। वो सब इसी जगह से तो पैसा क्रिएट किया जाता है। एक एक करोड़ रुपए कुलकर्णी जैसी अभिनेत्री पैसा दे के महामंडलेश्वर बनती है, सर्वविदित है। लेकिन जो बना रहे हैं गलत वो है। गलत तो वही है जो बना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं करती, संत इसके नहीं, ऊपर कुछ गवर्नमेंट नहीं तो छोड़िए, करते। लेकिन जो हमारे साधु संत, जो लोग, जो हम जो बोल सकते हैं, हम तो कर सकते हैं ना सर। हम कुछ नहीं कर सकते साहब, आप बोल के देखिए, आपके खिलाफ पूरा का पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। आप एक बार बोल के तो देखिए विकास जी, सच्चे का साथ कौन देता है आज कलयुग के समय में। तो इसका मतलब ये माना जाए कि महामंडलेश्वर भी पद बिकाऊ है? सॉरी, मैं गलत क्वेश्चन कर रहा हूँ। 100% शंकराचार्य पद भी बिकाऊ है। ठीक है, बहुत सही है। सर, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, या जो भी हम शिव पुराण पढ़ते हैं, बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं। पहले जो हमारे कथावाचक हुआ करते थे गांव में, खेड़ों में, नगर में, वो अलग थे। आज की तारीख में तो एक एक कथा के, आप ही के शहर के कुमार विश्वास जी का नाम लूंगा कि 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लेते हैं उसके बिना, और उसके अलावा सारा आडंबर। क्या बोला जाएगा सर, एक आम आदमी के लिए वो कहाँ? देने वाला बने रहे भाई साहब, इन्हें क्या बुराई है। अच्छा। और केवल आ, यही नहीं, इन्हीं के बाकी आप किसी का भी नाम ले लीजिए जो बड़े हैं, जो वो सारे कोई ना आज किसी। आपको आज आपको आप बीती एक घटना सुना देता हूँ, है तो 1 मिनट की लेकिन सुना देता हूँ। जी। हम लोग गौ रक्षा मिशन चलाते हैं, जी। और उसके अंदर लगभग 6,000 लोग हम पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं। ठीक और है। जो उसके मुखिया हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के छोटे भाई हैं, प्रहलाद मोदी जी। ठीक है। आप बिलीव करेंगे कि अभी हम लोगों ने कहा 1-1 हजार रुपए हम सब लोग इकट्ठे करके कोष बना दें, जो हमारे वॉलेंटियर जाते हैं गाय को रोकने के लिए, गाय को पकड़ने के लिए, गाय को छुड़ाने के लिए, हम उनकी मदद करें। ठीक है। 1 हजार रुपए देने वाले नहीं मिले मान्यवर। और एक ठाकुर साहब की कथा दिल्ली में हुई थी, एक दिन की मीटिंग थी वो, सुबह से शाम तक की। उसके अंदर मेरे पास 40 लोगों के फोन थे, साहब 50-50 हजार रुपए हमसे ले लीजिए, हमारा फोटो लगा दीजिए, हमारा नाम लिखवा दीजिए, और हम यहाँ पर भोजन कराएंगे सुबह से लेकर रात तक सब लोगों को। मेरे पे इसके पूरे सबूत अभी तक हैं। क्या कहेंगे सर, इस संस्कृति को कहाँ जा रही है? संस्कृति किस दिशा हमारी में? संस्कृति रसातल में जा रही है मान्यवर। तो हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता सर? अरे साहब, फर्ज तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन फर्ज को कौन याद दिलाएगा और कौन फर्ज को मानेगा। हम अपनी बेटियों को नहीं संभाल पा रहे, फर्ज की आप हमें बात बता रहे हैं। हम्म। आज एक बिटिया 15,000 रुपए की नौकरी करती है और 50,000 का फोन चलाती है। हम उसका बाप ये नहीं पूछ सकता बेटा तेरे पे ये 50,000 रुपए का फोन क्यों आया। क्यों आया, कहाँ से आया? सही बात है। तो उसका खून है। सही बात है। और सब उसके तो बच्चे भी दो ही हैं, एक बेटा एक बेटी है, या एक बेटी है, या दो बेटियां ही हैं, या दो बेटे ही हैं। हम्म। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। सर, जो कथाओं की हम बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत, आज की तारीख में मैं नाम नहीं लूंगा, आप शायद समझ जाएंगे। एक बहुत ही आज की तारीख में तो अच्छी एज हो चुकी है उनकी, और जो सबसे ज्यादा कथाएं कर चुके हैं, ठीक है। वो कथाओं में पूरा शेरो शायरी लेके आ गए। पूरी शेरो शायरी, कंप्लीट शेरो शायरी चलती है, और आजकल ज्यादातर लोग शेरो शायरी और फिल्मी गीत लेके आ गए। अटेक्शन, जहां अटेक्शन होता है वहां पर शेर व शायरी भी शुमार होती है, वरना तो कथा वाचन में शायरी और शेर जैसी चीजें होती नहीं, गधे ही होते हैं साहब। हम्म। तो इसका मतलब सुनने तो हम। वाले सुनने वालों को जब तक आनंद नहीं मिलता, जब तक वो उसके अंदर रसापान ना कर ले, उन्हें मीठी मीठी बातें ना सुना दी जाएं, उनको अमृतवाणी ना सुना दी जाए। अमृतवाणी क्या होती है? औरतों का डांस, नई हाँ, नई वही। बातें उनके सामने, और म्यूजिकल
कथा के अंदर कहाँ म्यूजिक आया साहब? कथा का सिर्फ मतलब होता है भगवान का गुणगान करना, लोगों के शरीर के अंदर जाके सिरन पैदा करना कि ईश्वर है, और तुम्हें ईश्वर को मानना चाहिए, अल्लाह को मानना चाहिए, यीशु को मानना चाहिए। अभी थोड़े समय पहले श्री राम भद्राचार्य जी और श्री प्रेमानंद जी महाराज के बीच में एक विवाद सोशल मीडिया पे बहुत आया। श्री राम भद्राचार्य जी ने कुछ बोला प्रेमानंद जी के बारे में और उन्होंने उसका जवाब दिया। क्या इस तरह के इस लेवल पे आने के बाद में एक पब्लिकली इस तरह की बातें करना सही है? सर मीडिया ने इसको ज्यादा बढ़ा के किया है, ना तो प्रेमानंद जी ने राम भद्राचार्य जी की बुराई की, ना राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी की बुराई की। बुराई की बात तो ऐसी है कि प्रेमानंद महाराज ने यहां भी कहा है कि स्त्रियों को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, सही चलना चाहिए। लोगों ने उनके ऊपर तो भी उंगली उठा दी थी, सही उस पर बात भी है। विवाद बना दिया था। तो हम्म। विवाद संतों में कोई नहीं होता मान्यवर। राम भद्राचार्य देश के वो संत हैं जिन्होंने इस देश को दिया है, लिया कुछ नहीं है। प्रेमानंद महाराज भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति हैं जो राधा रानी के भक्त है। वो क्या गलत बोलेंगे? वो तो अपने बेचारे शरीर से वैसे ही थोड़ा परेशान है। लेकिन हमारे देश में ये लोगों को सीखने की जरूरत है कि एक व्यक्ति जिसकी 18 साल से दोनों किडनी नहीं है, बावजूद उसके जो उनका रूटीन है, एक जवान 20 साल के बच्चे से भी जवान कंडीशन में वो जितने स्ट्रांग हैं। सर बहुत ये संयम है, ये तो ये आपके अंदर संयम, भी हो सकता है। ये संयम है, तप है। जो लोग संयम में रहते हैं वो लोग 70 साल की उम्र में भी 20 साल के बने रहते हैं। अब अपने प्रधानमंत्री को देखिए ना, 75 के हो चुके हैं और 30 साल की जैसी उनकी फिगर है। तीस फिगर साल का सही। जवान लड़का जिस तरह कार्य करता है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं। जी जी जी। लोग सर उनसे साहब। पूछते हैं कब रिटायर हो रहे हो? 84 साल का कांग्रेस का अध्यक्ष अपना काम कर रहा है, कोई उससे नहीं पूछता तू कब रिटायर होगा। 75 साल के जवान लड़के से लोग पूछते हैं अभी तू रिटायर कब होगा। तू कब रिटायर कब हो रहा है? सर लोग साधु कहते हैं भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, लोग मोदी से कहते हैं तू कितना पढ़ा लिखा है, तू तो अंगूठा छाप है। उसने 11 साल में वो दिखा दिया कि हमारा देश क्या कर सकता है। जहां हमारा देश पाकिस्तान के सामने पेशाब कर देता था, पाकिस्तान के अमेरिका को भी सोच के बोलना पड़ता है बोल कि के भारत के बोलना आगे पड़ता है, क्या सही बोलूं। बात है। ये है हमारे प्रधानमंत्री। सर साधु संत शंकराचार्य महामंडलेश्वर आज की तारीख में ज्यादातर राजनीति में आ रहे हैं, और राजनीति में क्या है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। क्या उनका आना सही मानते हैं आप? मैं तो नहीं मानता साहब, जो लोग साधु जगत में चले गए उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन तो वो तो कंटिन्यू आ रहे हैं। सर मैं किसी को रोक नहीं सकता साहब, मेरी इतनी औकात ही नहीं है। मैं तो बहुत मामूली सा व्यक्ति हूँ, अपने को रोक नहीं, सकता फिर हूँ हम ये बस। क्यों कहते हैं कि हमने मोह माया त्याग दी? मेरा क्वेश्चन क्यों बने? किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? एक का नाम बताइए मैंने मोह माया त्याग दी। भाई जो कहते हैं कि भाई हम इसलिए संत बने कि संत का मतलब इसने मोह माया त्याग दी, और फिर भी आप सर एक का राजनीति। नाम बताइए ना, आपको पता होगा ना कि मैंने मोह माया त्याग दी। अगर मोह माया नहीं त्यागी तो फिर संत काहे का है? इसका मतलब केवल आडंबर है, आडंबर की पूजा आडम होती 100 में से 100% आडंबर है सर। जो संत है वो आपके सामने कहाँ आ रहा है फोटो खिंचवाने? है। इसका मतलब हम आडंबर की पूजा कर रहे हैं। यस सर, बिल्कुल 100 में से 100%। जिस भगवान के मंदिर में सोने के जेवर चढ़े हुए होंगे, हीरे लगे हुए होंगे, उस मंदिर के अंदर पब्लिक ज्यादा होगी। जो साधारण मंदिर होगा उसके अंदर पब्लिक कम होगी। नोट कर लीजिए ये बात भी। सर मंदिरों में जो एक वीआईपी कल्चर का दौर है, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई हैं, काफी मासूम लोग मर गए। ये वीआईपी कल्चर के आप पक्षधर हैं क्या? मैं तो साहब इन चीजों के बहुत दूर हूं, और ये जरूर चाहता हूं कि कोई संत अगर जाता है तो उसको दर्शन करा के पहले वहां से निकाल देना चाहिए। और जब कभी भीड़ हो तो वीआईपी को कभी जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो एक अलग पार्ट हो गया, नहीं जाना चाहिए, बट वो जो वीआईपी कल्चर जिस हिसाब से होता है वो भगदड़ सर मस्ती है। पैसे की माया है साहब, वीआईपी कल्चर किस बात का? आप भी वीआईपी हैं, आप किसी मंदिर में जाके लाख रुपए दीजिए, पंडित जी भी आपके पीछे, मैं भी आपके पीछे, और भी आपके पीछे, कि लड्डू टूटेगा तो चूरा मेरे भाग्य में भी आएगा। तो माया का युग आ चुका पूरा, यही माना जाए। 100 में से 100% साहब, 100 में से 100% माया का युग है। और आने वाला युग महामाया का युग होगा। साम दाम दंड भेद, पैसा, चरित्रहीनता, ये सारा युग आने वाला है। अभी हम उसके 2025 में सर, आज हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2025 को। आने वाले 25 सालों में आप कुछ भविष्यवाणी देश के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ भी? आने वाले 25 साल हमारे आने वाले भारत 25 कैसा वर्ष होगा? में आने वाले 25 वर्ष के बाद हमारे देश की गहराई बहुत अच्छी होगी। सोने का रेट लगभग 20 लाख रुपए तोले का होगा। 20 लाख? रुपए तोले का होगा।
अनाज अब से बढ़िया होगा, मगर खाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आने वाले वक्त में 20 से 25 करोड़ आबादी 2029 के बाद कम हो जाएगी हमारे देश से। सनातन धर्म की बात करें तो? सनातन धर्म की बात करें तो धीरे धीरे ये नीचे की ओर जाएगा मान्यवर, आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में। और सबसे जो जो नुकसान होगा वो मुस्लिम को होगा साहब इसमें, कम से रीजन? कम भारत में। रीजन? जिस तरह इन्होंने आबादी बढ़ाई है उस तरह ही इनकी आबादी कम होती चली जाएगी। अच्छा, उसी तेजी से कम होगी। जी, क्योंकि अब पढ़े लिखे मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, पिछले पिछले लगभग 5 से 8 साल से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, अब वो भी 2 या 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो भी नहीं पैदा कर रहे हैं। मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे? 2029 तक तो उनको रहना ही है साहब। हाँ। उसके बाद गडकरी जी के आने के चांस 90 से 95% है। योगी जी? योगी जी अभी प्रधानमंत्री के योग्य मेरी निगाह में नहीं है। ठीक है, आपके प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली गडकरी जी के चांसेस बनते हैं? 90 से 95% तक। 90 से 95% तक। सर, आज की तारीख में जब आपने सीखा था ज्योतिष, तब केवल एक चीज थी, ज्योतिष। आज इस ज्योतिष की इतनी सारी ब्रांचेस खुल गई कि न्यूमरोलॉजी, टैरो, डाउजिंग, रिस्ट वॉच एनालिसिस, फलाना ढिमका। एक ब्रांच नया। मत कहिए, दुकानें खुल गई। ब्रांच मत कहिए सर, माफ कर दीजिएगा, दुकानें हाँ, कहिए। दुकानें खुल। अब एक नया जो बच्चा जो सीखना चाहता है वो तो कंफ्यूज जाता है, मैं सीखूं तो सीखूं क्या? अब देखो साहब, इसके लिए तो मैं गुनाहगार नहीं हूं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के बाद यदि कोई भी व्यक्ति कुछ सीखता है तो वो कामयाब होता है। जिसको ABCD नहीं आएगी वो फिर कैसे मीनिंग निकाल पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष नहीं सीखता और केवल टैरो सीखता है तो क्या वो सही है? हाँ, टैरो अगर वो सीखता है तो ठीक है। अगर ज्योतिष नहीं सीखता, ज्योतिष के ABCD भी नहीं सीखा उसने? टैरो के अंदर सिर्फ कार्ड का खेल है साहब। कार्ड आपके पास है, आप कार्ड के हिसाब से प्रोटेक्शन करते हैं, तो आप उसके हिसाब से बताते टैरो हैं। और न्यूमरोलॉजी कुछ भी हो सकता है मतलब? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन जब आदमी की जिज्ञासा बढ़ जाती है तो फिर आप न्यूमरोलॉजी के अंदर भी फेल हो जाते हैं। एक चीज आपकी बहुत अभी इन दिनों बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है, लाल किताब, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लाल किताब का जो है ना साहब, लाल किताब को अगर आप जाएं तो ये किताब निकली थी लाहौर से। जी। और इसके अंदर जो भी कुछ था वो पंजाब को लेकर था, कि अगर आपकी शरीर पर कोई भी व्याधि आती है तो आपके उसके निमित्त ये उपाय करें। यानी ठीक है। कि लाल किताब उपाय पर आधारित एक पुस्तक है। आज रेमेडियल उसकी बुक है? हाँ, रेमेडियल बुक है। ठीक है। और आज उसको आप महिमा मंडन करके उसको एक अलग बना दे, मैं तुम्हारी जीवन बदल दूंगा, मैं तुम्हारी जीवन पद्धति बदल दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। तो कर्म से भाग्य बदला जाता है, भाग्य तो मैंने किसी का बदलते देखा नहीं। लेकिन लोग लिखते हैं, लोग बोलते हैं, किताब बोले आप अपने घर में एक खाली लाल किताब रख लो तो आपका भाग्य बदल जाएगा। तो भाई साहब, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, उतना विचार है। आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया जिस चीज को ज्यादा फैलाना चाहता है वो उतना ही सफल हो जाता है। सर, सोशल मीडिया पे जो काफी जो अपने आपको फेमस करने के लिए रील आती है आज की तारीख में, बहुत फेमस है। आपने कोई एक उपाय दिया, बस एक आधा बता के छोड़ दिया और उसके बाद आदमी भ्रमित हो जाता है। और मैंने देखा उन उपायों को करके ज्यादातर लोग गर्त में गए हैं बजाय तरने के। कभी आप मुझसे आके मिलिए ना अपनी कुंडली के साथ, पता नहीं, चल मैं अपनी जाएगा बात नहीं उपाय कर क्या रहा, होते हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ लोगों की। ओवरऑल तो भाई साहब जैसे जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। हम्म। सही ज्योतिष के पास जाना पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि कड़वा बोलता है वो। ज्योतिष। सर, जो है ज्योतिष आज की तारीख में जिस तरह से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आपने जैसे बोला कि जब कोई आपके पास आता है आप पूछते भी नहीं है क्या किया। लेकिन अगर कोई नए व्यक्ति के पास जाता है, वो सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ डालता है, सब कुछ डालता है और एक सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट निकाल के देता है, जी ये आपका भविष्य है। सर, इसका जवाब भी मैं जवाब से देता हूँ कि आज ये जो बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, क्या वो बिना कुंडली मिलाए हो रहे हैं? कुंडली मिला के हो रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर वो बात ही नहीं पकड़ पाते, जिसकी वजह से तलाक होते हैं। खाली एक समाज के अंदर भ्रम फैला दिया, मंगली है इसलिए तलाक हो गया, जबकि मंगल तलाक का कारक है ही नहीं। सर, एक आपने बहुत अच्छा चीज बोला है, मांगलिक। मांगलिक को लेकर लोगों में बहुत डर है, क्या वास्तव में मांगलिक होना गलत है? हिंदुस्तान के अंदर 40% लोग मांगलिक है सर। डर किस बात का है? 4 5 घरों में यदि मंगल हो तो मांगलिक कहलाता है। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर। यानी कि हिंदुस्तान में 40% लोग तो मांगलिक हैं। किसका बुरा हम्म। होते देख रहे हैं आप? ये सिर्फ अफवाह है, अफवाहों के अलावा और कुछ नहीं है। सर,
एक व्यक्ति जो विवाह करना चाहता है और विवाह करता है, वो आपके पास आता है, अपनी कुंडली दिखाता है कि सर ये मेरी कुंडली है, ये लड़की की कुंडली मेरे पास आई है, आप दोनों की कुंडली देखते हैं, मैच करते हैं, आप कहते हैं ओके थ्रो शादी कर लीजिए, बावजूद उसके उसका डाइवोर्स हो जाता है, फिर फायदा क्या हुआ आपको कुंडली दिखाने का? मेरे 90% कुंडलियां देखने के बाद तलाक नहीं होता मान्यवर। नहीं, मैं एक आम बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सर एक आम। सर सर मेरी बात है तब बताऊंगा, दूसरा आदमी क्या कहता है उसके लिए मैं क्या प्रिडिक्शन करूं और क्या उसके ऊपर बोलूं। ये सबसे बड़ी कमी है मेरे में। आदमी पैसा लेता है, जेब में रखता है, उसका तरफ से भाड़ में जाए, उसे क्या परवाह करनी है। कायदा तो ये है, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में यदि शनि बैठ जाए या डिग्री के आधार पर उसका संबंध पहले, चौथे, सातवें घर से हो जाए, तो निश्चित तौर से जीवन उसका, वैवाहिक जीवन नर्क की तरह होता है या तलाक हो जाता है। या तलाक हो यदि जाता आप है? देख, या तलाक हो जाता है। 12वें घर में यदि 22.5 डिग्री से ऊपर का शनि है तो वो भी लगन का स्वामी होता है। अगर सेकंड हाउस के अंदर 7.5 डिग्री से कम का शनि है तो भी तलाक का कारक बनता है। सुख भाव यानी कि 14 घर में यदि शनि इसी तरह से होता है डिग्री के आधार पे तो भी तलाक का कारण होता है। और 7वां घर जो विवाह का घर है, जो रोजगार का घर है, वहां शनि हो तो रोजगार के अंदर अप डाउन रहता है और तलाक होता है। विवाह की कुंडली में गुण मिलान कितने परसेंट इंपॉर्टेंस रखता है? मेरी निगाह में तो कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता। 36 में से 36 गुण मिलते हैं, 36 में से 35 मिल जाए तो भी तलाक होते देखा है, और 36 में से 2 गुण मिले तो भी तलाक नहीं होता। तो गुण मिलान की आपके आपकी निगाह में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो आज की मेरी तारीख मेरी में? निगाह, मैं अपनी एज ए एस्ट्रोलॉजर में इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं देता सर। आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते? जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, लोग मेरी इज्जत करते थे, मेरी बात मानते थे, और मैंने अपनी पत्नी के साथ अपनी कुंडली नहीं मिलाई। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे जो हमारे हमने देखा दादा मामा पिता, जो आज हम सुनते आए हैं कि हमने तो अपनी पत्नी को देखा भी नहीं था भाई, पहली बार जब देखा जब शादी मैंने होगी भी नहीं घर पे आ देखा गई, था, मैंने भी नहीं देखा था है ना? सर। आपने भी नहीं देखा, ठीक है, और बावजूद उसके आज वो 50 साल का 60 साल का रिलेशन चल रहा है और बहुत मजबूती से चल रहा है और दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, और आज आप 5 साल रिलेशनशिप में रहते हो बावजूद उसके डाइवोर्स, 3 साल रिलेशनशिप रहते हो फिर आप डाइवोर्स। सर इस समय जो उम्र है ना, अगर आप देखेंगे 32 साल से 38 साल की जो उम्र है वो शनि में केंद्रित है। यानी कि जब हम 32 साल की उम्र, 32 साल पहले पैदा हुए थे या 38 साल पैदा हुए पहले पैदा हुए थे, उस समय शनि मुखर था, और वो कुंडली में कहीं ना कहीं पहले, चौथे और सातवें घर में है। ये 32 से 38 वर्ष की अवस्था के अंदर तलाक का ज्यादा है। इस समय तलाक में कुछ कमी आई है पिछले लगभग 1 डेढ़ वर्ष से। हम्म। और ग्रहों का बहुत बड़ा चक्र है, और ग्रहों से जीता ना कोई। ग्रहों से कोई नहीं जीत सकता। ना, ग्रहों से कोई नहीं जीत एक आप सकता ये मानो। मानते हैं कि पेशेंस लेवल लोगों का डाउन हुआ है, हमारे बच्चों का पेशेंस लेवल जीरो हो चुका है? सर भागदौड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है इसलिए पेशेंस डाउन हुआ है। और वो भी बहुत बड़ा कारण है रिश्ते टूटने का? सर हर पत्नी अपने पति का समय चाहती है, हर पति अपनी पत्नी का समय चाहता है, साथ बिताना चाहता है, लेकिन जब दोनों के पास समय नहीं है, रात को आए टूटे हुए खिलौने की तरफ बिस्तर पे पसर गए, बाजार से खाना आया तो खा लिया, नहीं तो दूध पी के सो गए। तो जी। ऐसे में कैसे उनका गृह जीवन आगे चलेगा, इसके बारे में तो आप ही कुछ सोचना पड़ेगा। सर आप आपको क्या? देखिए, वैसे तो मुझे इस पे नहीं बोलना चाहिए। आप देखिए पिछले 10 वर्ष में योनि सुख का ह्रास हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप हमने जरूर बना लिए, लेकिन उसके अंदर भी योनि सुख का ह्रास हो गया है, और वो बिल्कुल भी बहुत बड़े पैमाने पर। बहुत बड़ा। सेटिस्फेक्शन की कमी उसी से पैदा होती है, और अविश्वास भी उसी से पैदा होता है। आज की तारीख में प्यार कम और फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसे हम कहें जी केवल एक, सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आपने वास्तविकता भी यही है। है ना, कि केवल एक अट्रैक्शन है, क्योंकि जब आप एस्ट्रो टॉक पे तो आपको पता है ज्यादातर वहां पे रिलेशनशिप के ज्यादा आते हैं कि वो कब ब्लॉग खोलेगा कब करेगा और मुझे उससे सर प्यार। मुझे बड़ी शर्मिंदगी ये होती है जब 13 साल की लड़की मुझसे पूछती है कि मेरी और सहेलियों के बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना अभी तक। तो मुझे क्या शर्मिंदगी होगी इस उम्र में। अब ये बताइए, मेरी पोती पोते अब 12-12 14-14 साल के हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनके बारे में सोचता हूँ मैं, अंदर शरीर में डर का आभास होने लगता है। सर मैं खुद एस्ट्रो टॉक पे हूँ, मेरे पास अभी सबसे लेटेस्ट एक बच्चा है, 7 साल का बच्चा, और मुझसे ऐसे क्वेश्चन किए कि मुझे लगा कि मैं जवाब दूं तो दूं क्या इसको, 7 साल का बच्चा। बस देखिए ना साहब, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। और बिल्कुल
पता नहीं मेरा किस। 200 मेरा 209 नंबर है सर, आप डाल के देखिएगा, पता चलेगा एस्टर टॉक पे जी। कि मेरी स्थिति क्या है। नहीं नहीं, वो तो खैर आपकी उसमें आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि हाँ, जिस लेवल पर जो भी चीजें हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के यूथ को? किस, जो भी आप संदेश देना भाग चाहें। दौड़ करो, भाग दौड़ करो, लेकिन उतनी करो जितना आपका शरीर जवाब दे। अगर आप शरीर से ज्यादा भाग दौड़ करोगे, ना आप भाग दौड़ कर पाओगे, ना आप परिवार के रह पाओगे। एक ईएमआई का। नए नए ट्यूबलर आ रहे हैं, हम्म। नए नए ज्योतिष के बारे में लिखने वाले आ रहे हैं, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, सब बेकार है। इसके ऊपर विश्वास करने योग्य नहीं है। आपको अपने कर्मों को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि लोग आपके सामने अपने आप झुक जाएं। उनको झुकाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्मों को इतना बड़ा बना लो। और दोस्तों, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। मानव जीवन में और कार के चक्कर में कभी थकान नहीं होती। दोनों ही मशीनें हैं। यदि आप अपने शरीर को थका हुआ महसूस करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप कार को खड़ी कर देंगे तो वो नहीं चल पाएगी। एक दोनों ही मशीन है, शरीर को जितना चलाओगे उतना ही वो चलेगा। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होकर भोजन करें, सात्विक भोजन करें। निश्चित तौर से आप हर मर्यादा से ऊपर चलेंगे और जीवन के अंदर हर संग्राम को आप पास कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। और बहुत जो भी आपसे मैंने पूछा, आपने बहुत खुल के उसका जवाब दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना अपने निर्भीकता से सारी बातों को बोला, जो बहुत अच्छा, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है यूथ तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।